अब हम ये जानना चाहते हैं कि मेंस की आपकी रणनीति क्या थी? सर मेंस की रणनीति, मेरी रणनीति से ज़्यादा महत्वपूर्ण मैं बच्चों को ये बताना चाहूँगा कि रणनीति आपको कैसे बनानी चाहिए। जी। सर मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है सिलेबस ओरिएंटेशन। जी। सिलेबस के एक भी कदम इस साइड नहीं जाना चाहिए बच्चों को। बच्चे हिस्ट्री पढ़ना जाते हैं, पूरी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। हाँ, और हो सकता है हमारे सिलेबस में ही ना हो। बिल्कुल। अब उन्हें फिक्स दे दिए हैं कि ये टॉपिक आप पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल हिस्ट्री पढ़ें। कल्चरल हिस्ट्री का वेटेज पिछले 5 सालों में काफ़ी बड़ा है। तो बच्चों को ये ध्यान देना है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सिलेबस में जो है सबसे पहले प्रायोरिटी बेसिस पे आप वो करें। दूसरा जो मैं मानता हूँ, जो PYQs होते हैं वो ब्लूप्रिंट होते हैं आपके आगे के पेपर के। तो अगर PYQ को कोई एनालाइज करे, उसके आधार पर अपनी स्ट्रेटजी बनाए, किस काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो बन सकते हैं जी, उन पे प्रयास किया जाए। PYQ के तो सर मस्ट होते हैं। मतलब मैं पर्सनली आपको बताऊं कि पिछले 5 साल का ऐसा कोई एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो मुझे याद नहीं है। क्योंकि मैंने PYQ को अपना आधार बना के और सिलेबस को अपना आधार बना के, मेरी हर टेबल पे एक सिलेबस होता था और एक PYQ का एक प्रिंट निकाल के रखा था मैंने, प्रिंट होता था। तो इसके आधार पे आप स्ट्रेटजी बनाएं और इसको मॉडिफाई करें कि कितना सिंपल वे में हम ज़्यादा अच्छा से अच्छा कर सकते हैं। और मेंस में होता है सर आंसर राइटिंग स्किल्स। जी, आप अपनी बात कितने सहज तरीके से, जी, जो व्यक्ति आपका आंसर पढ़े, मैं मानता हूं कि अगर आपका आंसर 10वीं क्लास का व्यक्ति पढ़े या कोई प्रोफेसर पढ़े, दोनों को समान रूप से समझ में आए, तो मेरे अनुसार वो बेस्ट आंसर होगा। जी। ये बहुत अच्छी बात कही अक्षय जी ने कि आप तो जा नहीं रहे हैं एग्जामिनर के पास, आपकी कॉपी जा रही है और कॉपी आपको बोल रही है, आपको रिप्रेजेंट कर रही है वहाँ पर। तो जैसे हम भी लगातार सर बच्चों क्लास में ये बोलते रहते हैं कि NCERT आप जब पढ़ते हो तो बड़े छोटे सेंटेंस होते हैं, सिंपल लैंग्वेज होती है, वो आपको बड़े आसान भाषा में समझाती है। ऐसा ही आपको फॉर्मेट आंसर राइटिंग में रखना है कि सामने ऐसा लगे कि बच्चा भी आपका आंसर पढ़े और वो आपकी बात को क्या कर जाए, समझ जाए।